स्वागत है दोस्तों। आज फिर से आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त राजवंश। आज हम जो है गुप्त राजवंश के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे हमारा जो सीईटी में आने वाले सभी प्रश्न हैं वे सभी यहीं से कवर हो जाएंगे, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह लेक्चर, जिसमें पहला देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले है कि गुप्त वंश के शासक कौन कौन थे। महत्वपूर्ण शासकों के यहाँ नाम दिए गए हैं और इस तरफ दिया गया है उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले जो श्रीगुप्त हैं वो गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं। उनका जो कार्यकाल होता है 240 से लेकर 280 ईस्वी तक उसका शासनकाल होता है, यानी कि 40 वर्षों तक इसने शासन किया था। उसके बाद जो आते हैं वो घटोत्कच गुप्त आते हैं, जो 280 से 319 तक शासन करते हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यह घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जो 319 से 334 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन 335 से 375 ईस्वी तक होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, फिर उनका जो शासन काल होता है वह 375 से 414 ईस्वी तक होता है। उनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से 445 तक अपना शासन चलाते हैं। फिर आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन करते हैं। स्कंदगुप्त के बाद भी अन्य शासक आते हैं गुप्त वंश के, लेकिन वो कमजोर होते हैं। इनके बाद ही शासन का जो है पतन होना स्टार्ट हो जाता है और जो राज्य है या फिर जो अक्षेत्र है वो भिन्न भिन्न अक्षेत्रों या टुकड़ों में विभाजित होने लगता है और जो लोकल शक्तियां हैं वो उभरने लगती हैं, जिसके कारण की राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और यहीं से ही गुप्त वंश का जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं गुप्त वंश पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले सीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या रामगुप्त। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा श्रीगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त ने शासन स्टार्ट किया था और इसका जो शासन काल है वो कितना है, 240 से 280 ईस्वी तक। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। श्रीगुप्त का काल जैसा कि हमने पहले पेज में देखा था 240 से 280 तक था। इस गुप्त काल में जो भाषा थी राज्य की या राजाओं की, जो उनकी लेखा जोखा रखने की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ये जो गुप्त वंश के शासक थे वो विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। इनके समय में जो है हुणों का आक्रमण होता है, यानी कि हुण जो एक मंगोलिया साइड से आए थे उनका आक्रमण इनके काल में होता है। और उस समय जो राजा था वो था स्कंदगुप्त, यानी कि स्कंदगुप्त के काल में ही हुणों का आक्रमण होता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किसके काल में हुणों का आक्रमण होता है, किस गुप्त राजा के काल में हुणों का आक्रमण होता है। तो वो कौन है, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश अपने कला एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इन्हीं के काल में, यानी कि गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी उनका निर्माण हुआ था। वो कौन कौन सी थी, 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर जो गुफाएं थी बौद्ध धर्म से संबंधित, वो गुप्त काल में बनाई गई थी। इन्हीं के काल में जो है मंदिरों का निर्माण आरंभ होता है, यानी कि यहीं से मंदिरों की नींव रखी जाती है और बाद में जो है मंदिरों का विकास होता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, उनकी जो स्थापना है वो कुमारगुप्त द्वारा की जाती है और वो 5वीं शताब्दी में की जाती है। गुप्त साम्राज्य को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि किस गुप्त काल को, यानी किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। इनकी जो मुद्रा थी वो क्या थी, दिनार, यानी कि इनकी मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था।
यहीं से हमें बाल विवाह और दशमलव प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है, यानी कि गुप्त काल से ही बाल विवाह आरंभ हो गया था और जो दशमलव प्रणाली है उसकी शुरुआत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त ने। तो महाराजाधिराज की जो उपाधि है वह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ग्रहण की गई थी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी? महाराजाधिराज की। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली या फिर महाराजाधिराज की उपाधि किसने ली। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से लेकर 334 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसी के काल में गुप्त संवत यानी कि एक कैलेंडर जो है चला गया था, जो 319 लगभग 319 ईस्वी में या 320 ईस्वी के बीच में आसपास चला गया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त प्रथम वही शासक है जिसने एक्चुअली में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने वाला पहला शासक कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि इसे वीएस स्मिथ द्वारा दी गई थी। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वो कहा था वीएस स्मिथ ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। समुद्रगुप्त को अन्य नाम भी था जो कविराज था, यानी कि इन्हें कविराज भी कहा जाता है। इनके सिक्कों पर से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि किसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है या दर्शाया गया है। तो वो कौन है? समुद्रगुप्त है। इसने दक्षिण पथ के 12 राज्यों को विजित किया था जिसे धर्म विजय कहा जाता है, और इसने आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया था। हरिसेन जो था इसका दरबारी कवि था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। किसमें लिखा हुआ है? संस्कृत में। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और यहीं से पता भी चलता है कि हरिसेन जो दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था वह संस्कृत भाषा में लिखा था, और उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शकों पर विजय यानी कि जो शक थे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? यानी किस गुप्त शासक ने चलाए थे? तो ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है चांदी के सिक्के चलाए गए थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं कि इसने जो उपाधि ग्रहण की थी वो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और इसी के काल में चीनी यात्री जो चीन का रहने वाला था फायान भारत आता है, जो 337 से 442 ईस्वी तक, यानी कि 337 में जो है इसका जन्म होता है और 422 में इसकी डेथ हो जाती है। यह बौद्ध धर्म का उपासक था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी वह था धर्म, कौन से धर्म? बौद्ध धर्म का उपासक था। नहीं, ये चीनी यात्री ही बौद्ध धर्म का उपासक था। और उसने कौन सी यात्राएं की? उसने की कपिलवस्तु, बोधगया, श्रावस्ती और कश्मीर की जो है उसने कुशीनगर की। यहाँ
कुशीनगर की यात्राएं की थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय में कौन रहा? चीनी यात्री फहान। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका जो स्थापना है वो किसने की? कुमार गुप्त द्वारा की गई। और जो नालंदा विश्वविद्यालय को उजाड़ा किसने था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने उसको 1193 में उजाड़ दिया था, आग लगा दी थी और वहां जो पुस्तकें वगैरह थी वो जलकर राख हो गई थी। एक और दरबारी मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसे कालिदास कहा जाता है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, जिसने कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं रची थी। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। एक और दरबारी है धन्वंतरी। जो धन्वंतरी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था और यह एक चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो पीछे पढ़ा हमने, किसने की थी? कुमार गुप्त ने। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमार गुप्त। तो यह स्थापना की थी कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। कहाँ है नालंदा यूनिवर्सिटी? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। इसी विश्वविद्यालय में फहान और हेनसांग, जो हर्षवर्धन के काल में आया था, हेनसांग और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, अपनी बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से। और इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 में उजाड़ दिया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, इसने इस झील का पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण से मतलब है कि इसको रिपेयर करवाया था उसने। रामगुप्त द्वारा किसके सिक्के चलाए गए? तो रामगुप्त द्वारा कैसे सिक्के चलाए गए, मतलब किस धातु के सिक्के चलाए गए? सोने के, चांदी के, तांबे के या लोहे के? तो उसने चलाए तांबे के सिक्के। रामगुप्त ने कैसे सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के चलाए। रामगुप्त द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए। और तांबे के सिक्के हमें कहां से मिले हैं? मिताथल भिवानी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का हमें पहली बार वर्णन मिलता है? ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख या एरन का अभिलेख। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। एरन अभिलेख में हमें पहली बार सती प्रथा के बारे में या उसका वर्णन या उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख गुप्त काल का है। यहाँ से सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिला है। जो एरन है उसमें विष्णु मंदिर है, वराह प्रतिमा है और बुद्ध गुप्त का गरुड़ स्तंभ भी मौजूद है। यानी ये तीनों के लिए भी है विख्यात है, विष्णु मंदिर, वराह प्रतिमा और बुद्ध गुप्त का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है कालिदास, हरिसेन, धन्वंतरी, बुद्धगुप्त। तो यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो लिखा गया हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा लिखा जाता है और ये संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। लेखक तो जो थे वो थे हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भाषा कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा गया। स्थान था इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है। विषय जो था यानी कि इस पे क्या लिखा गया, उसमें समुद्रगुप्त की सैन्य विजय लिखी गई, यानी कि कितने उन्होंने सैन्य अभियान किए और कितने जीते। साम्राज्य का विस्तार लिखा गया। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन किस तरह होता था वो लिखा गया। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उदारता और कला प्रेम को भी दर्शाता है। यह भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि इसमें
पहले की या प्राचीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से या श्रीगुप्त से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदगुप्त से, यानी कि जो भीतरी स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। लेखक हैं इसके स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त हैं, खुद ही हैं। स्थान भीतरी गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिलता है, यूपी से। विषय था स्कंदगुप्त के शासनकाल की घटनाएं, जिसमें हुणों और पुष्यमित्रों के साथ युद्ध का वर्णन है। यानी इसमें भीतरी स्तंभ लेख में हुणों के साथ जो लड़ाई हुई और पुष्यमित्रों के साथ जो लड़ाई हुई, पुष्यवती वंश के साथ, उसका वर्णन मिलता है। महरौली अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? महरौली जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या रामगुप्त से। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। यानी कि महरौली स्तंभ लेख में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन या उल्लेख किस स्तंभ में जानकारी मिलती है? तो वह महरौली अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। महरौली अभिलेख जिसे लौह स्तंभ या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, यानी कि दो नाम और हैं इसके। ऐसा भी आ सकता है कि लौह स्तंभ किसे कहा जाता है? महरौली अभिलेख को। गरुड़ स्तंभ किसे कहा जाता है? महरौली अभिलेख को। यह दिल्ली के महरौली में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक यानी पुराना स्थल है। यह 7.21 मीटर ऊंचा और 6 टन से अधिक वजनी लोहे का स्तंभ है, यानी कि लोहे का खंभा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। माना जाता है कि इसे मूल रूप से कहीं और बनवाया गया, संभवतः उदयगिरी की गुफाओं के पास जो है इसको बनवाया गया होगा और बाद में 11वीं शताब्दी में दिल्ली लाया गया होगा, ऐसा माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। मैं आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी लगी होगी। एक्सप्लेनेशन में हमने ज्यादातर ऐसी एक्सप्लेनेशन दी है जिससे कि क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इस तरह की नई वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।